हेलो फ्रेंड्स, आज है 4 मई 2020 और आज के कुछ करंट अफेयर टॉपिक्स हैं। एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अ रे ऑफ जीनियस। ठीक है। इसमें आप रे वर्ड पे ध्यान रखना। ये जुड़ा हुआ है सत्यजीत रे से। एक फिल्मकार थे, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्मकार। तो इस साल उनकी जन्म शताब्दी वर्ष है, उनको पैदा हुए 100 साल हो गए। तो उनकी याद में हमारा जो मंत्रालय है, संग्रहालय एवं संस्कृति स्थल विकास मंत्रालय, इसका नाम याद रखिएगा, संग्रहालय एवं संस्कृति स्थल विकास मंत्रालय। इन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, अ रे ऑफ जीनियस। ये सत्यजीत रे के लिए ही ये शुरू किया गया, उनकी याद में शुरू किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि अ रे ऑफ जीनियस इज रिलेटेड टू विच पर्सनैलिटी, राइट। या फिर ऐसा आ सकता है कि संग्रहालय एवं संस्कृति स्थल विकास मंत्रालय ने एक फिल्मकार की याद में एक इनिशिएटिव शुरू किया था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अ रे ऑफ जीनियस। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ये छोटा सा है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, कहीं आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कला और संस्कृति तो हमारे यहाँ है ही सिलेबस में, आर्ट एंड कल्चर। अगला देखते हैं एनबीएफसी के बारे में। इसके बारे में बहुत से फैक्ट्स होते हैं एनबीएफसी के बारे में, और जितने फैक्ट आप इसके इकट्ठे कर सकें, जितनी जानकारी ले सकें, उतना अच्छा है। इसमें मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगा एनबीएफसी के बारे में। एनबीएफसी होता क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, गैर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने वाले जो संस्थान होते हैं, जो बैंकों की तरह सुविधा प्रदान करते हैं लेकिन बैंक नहीं होते। सारे काम जो बैंक करता है वो सारे काम ये नहीं कर सकते, लेकिन मुख्य काम जैसे कि बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदने के लिए लोन देना, मशीन खरीदने के लिए लोन देना, एग्रीकल्चर के फील्ड में लोन देना, आपको कोई नई मशीनरी सेट करनी है तो उसके लिए लोन देना, ये बड़े बड़े लोन देने का काम ये करते हैं एनबीएफसी वाले। ये भी आरबीआई के अंडर ही काम करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको रेगुलेट करता है। ये इंडिपेंडेंट नहीं होते कि हाँ कैसे भी साहूकार की तरह कहीं भी बांट रहे हैं। ठीक है, तो आरबीआई इनको रेगुलेट करता है। आरबीआई जैसे रेट डिसाइड करता है उसी रेट पे इनको लोन देना होता है, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे, ये गड़बड़ी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा क्या है, ये जो एक फैक्ट और है जो इसके बारे में याद रखने लायक है, वो ये है कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत ने ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, इनका निर्माण किया जाता है। एनबीएफसी का जो निर्माण किया जाता है, जो बनाई जाती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, वो आप याद रखिए, जो डिपॉजिट से रिलेटेड है। जैसे आप बैंक में डिपॉजिट रख सकते हो कितने भी समय के लिए, आप जाते हो बैंक में अपने पैसे जमा कर देते हो और सालों साल रखे रहते हैं। लेकिन एनबीएफसी में क्या होता है, अगर आपको डिपॉजिट करना है तो एनबीएफसी केवल 1 साल के लिए, केवल 1 साल नहीं, कम से कम 1 साल के लिए आपका डिपॉजिट रख सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए। यानी 1 साल से लेकर 5 साल तक के बीच की लिमिट होती है कि आपने जो नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वहां पे अपने डिपॉजिट अगर रखना चाहते हो तो 1 साल कम से कम और 5 साल ज्यादा से ज्यादा रख सकते हो। उससे ज्यादा ये आपके पैसे होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, डिपॉजिट पे कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो सब कितना ये देंगे, वो सब आरबीआई रेगुलेट करता है, ये फ्री नहीं है। बस ये लोग क्या करते हैं, बाकी और चीजें नहीं कर सकते, जैसे डिमांड ड्राफ्ट नहीं दे सकते, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते ये। ठीक है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी निवेश होता है, जैसे विदेश में कोई कंपनी है, अगर वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो 100% इन्वेस्ट कर सकती है। एनबीएफसी में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश, जो पूंजी निवेश होता है, ठीक है, विदेशी पूंजी निवेश, वो 100% अलाउड है पूरी तरीके से। इसमें 100% एनबीएफसी में बाहर की कोई भी कंपनी पैसे लगा सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्मल बैंक्स की, तो उस केस में कितनी लिमिट होती है? 74%। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में एफडीआई को लेके ये डिफरेंस है कि एनबीएफसी में 100% इन्वेस्टमेंट हो सकती है और नॉर्मल बैंक्स में 74% तक ही इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, और डिमांड ड्राफ्ट ये एक्सेप्ट नहीं करते। ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी आपने एक शब्द सुना होगा, कुछ समय पहले मैंने बताया भी था, मोराटोरियम। मोराटोरियम का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए अगर किसी ने बैंक से लोन लिया है तो कुछ समय के लिए उसकी किस्त उसको नहीं भरनी पड़ेगी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काम धाम तो हो नहीं पा रहा, तो लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो जिन्होंने उधार लिया है वो अपने उधार को वापस नहीं कर पा रहे हैं। उसका जो इंटरेस्ट है, उनका जो हर महीने उनको ब्याज देना पड़ता है या हर महीने किस्त देनी पड़ती है, वो किस्त वो दे नहीं पा रहे हैं। तो 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए
जो है इनको माफ़ किया गया था कि आप 3 महीने ना दो, कोई बात नहीं। तो वो सब का सब केवल बैंकों पे अप्लाई था। अभी न्यूज़ ये एनबीएफसी इसीलिए न्यूज़ में आया है क्योंकि बैंकों के अलावा इनके लिए भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि इनको भी ये जो एनबीएफसी से जो लोन लेते हैं उनको भी ये सुविधा दी जाए कि उनका भी मोरेटोरियम एक्सेप्ट किया जाए, उनको भी किस्त देने से थोड़ी सहूलियत प्रदान की जाए जो लोग नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी चीज़ अभी ये हुई है कि किसान जो हैं वो अपना काम कर पा रहे हैं। किसान अपना काम जो कर पाते हैं तो उसकी वजह से क्या है कि एक रिपोर्ट ये आई है कि 20 से लेकर 25% तक किसानों ने ये कहा है कि हमें मोरेटोरियम नहीं चाहिए, हम अपना पैसा दे सकते हैं, क्योंकि उनकी फसलों की तो पैदावार हो ही रही है इस समय, खाना तो हम खा ही रहे हैं, बाकी कोई चीज़ चल नहीं रही है इस समय केवल और केवल अनाज पैदा हो रहा है, वही एक चीज़ है जो प्रोडक्शन में है, बाकी चीज़ें प्रोडक्शन में बंद हो चुकी हैं। ठीक है, तो अच्छी खबर यह है, एक पॉइंट की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पर कि हाँ जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो किस तरीके से उसने हमें कोविड-19 के समय में सपोर्ट दिया, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको लोन वापस करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन किसान सिंस उसको जैसे ही सारा मौका मिला, जैसे ही उसको वैल्यू मिली, उसने सारी चीज़ें भी सही करी और उसने अपना लोन भी सही समय पे देने में वो सक्षम है। ये सारी चीज़ें देने में सक्षम है, बस उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है क्योंकि वो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। ठीक है, वो आधार है, भले ही आज उसका कम से कम परसेंटेज हो जीडीपी में, लेकिन अगर उसे मजबूत किया जाता या मजबूत किया जाए तो वो बहुत बड़ा सहायक हो सकता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, एक वर्ड आता है गिग इकोनॉमी, GIG। ये एक नया टर्म है, इसके बारे में कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह या फिर कहीं एग्जाम में या फिर कहीं इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि गिग इकोनॉमी पे आप एक छोटा सा नोट लिखिए। तो गिग इकोनॉमी क्या होती है? अगर आप कभी शहर में गए हो, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, या आपके शहर में भी अगर आप थोड़े से Tier 2 सिटी में रहते हैं तो आपने नाम सुना होगा ओला, उबर और बहुत सी टैक्सी सर्विसेज हैं, या फिर ऐसे लोग कुछ ऐसे संस्थाएं खुली हुई हैं, जैसे कि एक और है जिसका नाम है बाइक सर्विस, एक प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो बाइक आपके पास आ जाएगी और बाइक वाला उस पर होगा और आपको लेकर के आपको जहाँ भी जाना है वहाँ छोड़ आएगा। उस सर्विस का नाम पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी ही कुछ सर्विसेज है जिसमें होता क्या है कि आपको किसी कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय बनने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि जैसे ओला है या उबर है, तो आपके पास अगर अपनी एक गाड़ी है तो ओला और उबर वो कंपनियां हैं जो कहती हैं कि अगर आपके पास गाड़ी है ना तो हमारी कंपनी के नाम से लोग हमारे पास आते हैं अपनी बुकिंग कराने और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो आप हमारी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, आपके पास कार है तो ठीक है, नहीं है तो थोड़े पैसे आप डालिए, थोड़े हम डालते हैं, आप एक कार लीजिए और हमारे लिए सर्विस देना शुरू कीजिए, जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने शुरू कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देनी शुरू कीजिए। ठीक है, लोगों को जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने से, लोग ऑफिस जाते हैं तो बहुत से लोग ओला और उबर शहरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमी है जहाँ पे आप किसी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, आप अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके थोड़े दिन के लिए उनके साथ जुड़ जाते हो, उनसे पैसे कमाते हो, नहीं समझ में आया, नहीं अच्छा लगा तो ओला में थे, नहीं मज़ा आ रहा, उबर में चले गए, वहाँ ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं वहाँ चले गए, या यहाँ कम मिल रहे थे वहाँ चले गए। तो इस तरह से जो इकोनॉमी एक क्रिएट हुई है, इस तरह की विशेष इकोनॉमी जहाँ पे आप किसी एक एम्प्लॉयर से परमानेंटली जुड़े हुए नहीं हो, आप अगर चाहो तो कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, आपके पास अपने रिसोर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप किसी कंपनी को एक प्रॉक्सी की तरह सर्विस दे सकते हो। उस इकोनॉमी को क्या कहते हैं आज? गिग इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, एक प्रॉक्सी यानी ये किसी के बिहाफ पे सर्विस देना। कहने को तो ओला दे रही है सर्विस, लेकिन हो क्या रहा है कि असल में सर्विस मैं दे रहा हूँ, जिसके पास मेरी अपनी कार थी, मैंने ओला से अपने आप को एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है तुम्हारे लिए हम काम करेंगे, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमेशा के लिए कि हमेशा काम करेंगे, परमानेंट कोई वैसा नहीं है, ना ही वो हमें फैसिलिटी दे रही है। मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, जितना पैसे कंपनी को मिल रहे हैं उसका कुछ शेयर मुझे मिल रहा है, शेयर कल को कम मिलेगा, मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊँगा। तो इस तरीके से ये होता है, तो ये गिग इकोनॉमी है। इसके अलावा हम देखते हैं ई नैम के बारे में। अभी एक न्यूज़ आई थी कि ई नैम में 200 मंडियां और जुड़ गई हैं। ई नैम क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। ये शुरू हुआ था 2016 अगस्त में। इलेक्ट्रॉनिक जो है एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। ठीक है, होता क्या है कि हर राज्य में अगर आपने देखा हो तो मंडियां लगती हैं, मंडी में किसान आते हैं अपना अनाज बेचते हैं, वहाँ आड़ती आते हैं, वो आड़ती आकर के उनका जो है दाम तय करते हैं, फिर उनको खरीदते हैं, खरीद करके चले जाते हैं, किसानों को पैसा दे देते हैं। तो इससे होता क्या है कि किसानों को वहाँ जाना पड़ता था, मंडियों में जाना पड़ता था, ऊपर से बीच में जो आड़ती होते थे या फिर जो बिचौलिए होते थे वो बीच में काफ़ी चीज़ें
जो है उनको देनी पड़ती थी, जिसकी वजह से किसान को लाभ बहुत ज़्यादा नहीं होता था। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट शुरू किया गया, जिससे कि किसान को मंडी तक ना जाना पड़े। ठीक है, इससे क्या होगा, एक पोर्टल है, एक वेब पोर्टल है, एक जैसे वेबसाइट होती है आपकी फेसबुक है या बाकी वेबसाइट्स हैं, जीमेल वगैरह हैं, उसी तरीके से एक वेबसाइट होती है ई-नैम की। उस पर आप जाएं, अगर आप किसान हैं तो उस पर आप बता दीजिए कि आपके पास ये अनाज है, आप ये बेचना चाहते हो। तो अगर आप वहाँ बता देते हो कि आपके पास ये अनाज है, आप ये बेचना चाहते हो, तो फिर क्या होगा कि आप सिर्फ वहाँ पे डाल दोगे कि हाँ भैया मेरे पास ये है, चावल है इतने या गेहूँ है इतना। फिर जो भी व्यापारी होगा जो आपसे खरीदना चाहेगा वो भी ई-नैम पे आएगा, देखेगा कि अच्छा कहाँ पे किसके पास अवेलेबल है, इनके पास अवेलेबल है, ये कितने में खरीदना बेच रहे हैं, मुझे कितने में खरीदना है। सौदा सही पट गया तो ठीक है, उनसे बात कर ली और अपना ट्रक किसान के यहाँ भेज दिया कि भैया इतना सामान मेरे यहाँ भिजवा दो, ये मेरी ट्रक में या मेरा जो भी सामान, मेरा जो भी वाहन आएगा उसमें आप रखवाना और वहाँ से हम अपने यहाँ मंगवा लेंगे। ठीक है, तो ये तरीका अपनाया गया ताकि किसानों को बीच से बिचौलियों को कुछ ना देना पड़े और किसानों को इससे ऑब्वियसली थोड़ी आय ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का उद्देश्य यही है कि इंटरनेट पे जाके किसान बता देगा मेरे पास इतना है, फिर जिसे खरीदना है वो आके खरीद लेगा। ठीक है, और इसका मुख्य पर्पज यही था कि देश भर की जितनी मंडियां हैं अलग अलग प्रदेशों में, उन सभी मंडियों को एक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, ताकि कोई एक किसान अपने राज्य की ही मंडी में नहीं बल्कि दूसरे राज्य की मंडी में भी बेच सके अपना सामान। यानी कि अगर मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो बिहार से अगर कोई व्यापारी खरीदना चाहता है मेरा सामान तो वो भी खरीद सकता है। ठीक है, इस तरीके से किया गया। हालांकि प्रदेश के अंदर ही खरीदना, थोड़ी कम दूरी पे रहते हैं लोग और आराम से पहुंच सकते हैं तो वहां पे ज़्यादा खरीदारी होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से ये फैसिलिटी हो गई। क्योंकि आप अगर बुक कराना चाहो, जैसे अगर मैं कहीं बुकिंग कराना चाहूँ कि मैं यहाँ से ये लाना चाहता हूँ तो गाड़ी बुक करा सकता हूँ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट से बात कर सकता हूँ कि भाई ठीक है ये मेरा सामान तुम्हें लाना है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से ई-नाम काफ़ी यूज़फुल है। और इसका मुख्य उद्देश्य था जो स्टेट की जितनी भी जो भी किसान मंडियां थी उन सबको इकट्ठा करना, एक मंडी बनाना, एक मंडी एक भारत, ये इसका मुख्य लक्ष्य था। इसके अलावा कुछ चीज़ें इसमें जानने लायक कौन सी हैं? एक इसमें जानने लायक चीज़ है WDRA, ये 2011 में एक एक्ट आया था। ठीक है, वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरिंग अथॉरिटी। ठीक है, वेयर हाउस क्या होता है? एक ऐसी जगह है जहां पे आप सामान रखते हो जिसको आगे चल के बेचना है। ठीक है, इकट्ठा कर लिया है, अब बेचने के लिए मैं नहीं बेचूंगा, अब जो व्यापारी होंगे उस वेयर हाउस से ले जाएंगे और आगे जा करके वो बेचेंगे। ठीक है, तो वेयर हाउस जैसे आपका कोल्ड स्टोरेज होता है, उसमें आलू रखे रहते हैं, किसानों ने बेच दिया, आलू रखे हैं, वो सड़ जाते हैं तो इसलिए उनको ठंडा रखा जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से कोल्ड स्टोरेज के अलावा हमारे पास एक वेयर हाउस होता है। ये वेयर हाउस क्या होता है? यहाँ पे आलू सिर्फ नहीं रखे जाते, यहाँ पे सुरक्षित रखने का काम का चक्कर नहीं है कि हाँ फसल को सुरक्षित रखना है, यहाँ पे फसल का भंडारण करते हैं वेयर हाउस में। चाहे वो चावल हो, अनाज हो, किसी भी तरीके का मोटा अनाज हो, दालें हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे अगर कोई किसान बेचना चाहता है, इकट्ठा कराना चाहता है तो वेयर हाउस में जाके दे आता है। जैसे ही वो वेयर हाउस में देता है, आप ये याद रखिएगा कि WDRA एक 2011 में आया था और ये एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय के बारे में पढ़ लीजिएगा क्या होता है, उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, एक बार बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो WDRA आप इसको याद रखिएगा, 2011 में आया था और इसी के अंतर्गत नेशनल वेयर हाउस बनाए गए थे। ठीक है, पूरे देश में वेयर हाउसेस बनाए गए जहां पर कि किसान अपने उत्पाद को, अपनी फसल को जाके रख सकता है। अगर कोई किसान किसी वेयर हाउस में जाता है, ठीक है, किसी वेयर हाउस में गया और उसने कहा कि भाई मेरे पास ये अनाज है, आप यहाँ रख लीजिए, तो जितना अनाज वहां रखेगा तो उसके बदले में उस अनाज के दाम के बराबर या उस अनाज के दाम का कुछ नियम होता होगा कि कितने की आपको रिसीट देंगे, तो जितना भी अनाज उसने रखा होगा उतने दाम का वो आपको रिसीट दे देगा। जैसे 2 लाख का है या 2,000 का है, 20,000 का है, तो आपको इतना पैसा दे देगा। वो पैसा नहीं देगा, रिसीट दे देगा, रसीद दे देगा कि इस किसान ने वेयर हाउस में इतने का सामान रखा है। अब ये रसीद किसान अपने पास रख सकता है। अब अगर कभी किसान को किसी तरह के लोन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो इस रसीद को दिखा करके बैंक में लोन ले सकता है। एक तरीके से जब उसको लोन की जरूरत पड़ रही है तो इस 2,000 की या 20,000 की रसीद को दिखा करके बैंक से एक तरीके से किसान ये कह रहा है कि भाई ये रसीद लो, मुझे लोन दे दो, अगर मैं लोन नहीं चुकता कर पाया तो ये जो वेयर हाउस में सामान मेरा पड़ा है ये तुम्हारा, इसके ऊपर अब जो भी बिक्री खरीद होगी वो तुम बिक्री खरीद करोगे, मुझे कुछ मत देना। तो इस तरह की चीज है। तो एक तरीके से आप ये गिरवी रख सकते हो इस वेयर हाउस रिसीप्ट के जरिए अपने फसल को भी, किसान को। तो ये एक सुविधा है जो कि किसानों के लिए काफी हेल्पफुल है। इसमें इससे ज्यादा कुछ है नहीं।
आप ENWR रिसिप्ट के बारे में याद रखिएगा, ये ENAM 2016 में शुरू हुआ था, इसको याद रखिएगा। और इसके बारे में रिटन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ सकता है, और प्री एग्जाम में जहाँ पे आपको टिक मारना होता है, जहाँ गोले काले करने होते हैं, वहाँ पर भी ENAM के बारे में काफ़ी कुछ आ सकता है। इसमें बहुत कुछ है। तो इसमें जो मैंने बताया है वो सिर्फ इतना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं केवल, और उसमें भी वो फैक्ट इंक्लूड किए हैं जो अभी रिसेंटली अपडेट हुए हैं। अभी ये जो नेशनल वेयर हाउसिंग का जो मैंने बताया है कि कुछ नए चेंजेस हुए हैं, वो सब चेंजेस अभी नए नए हुए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, लेकिन इसके अलावा भी ENAM में बहुत कुछ है और इस पे रिटन एग्जाम में भी लिखने को आता है, इसलिए इसको आप गूगल से सर्च मार के या फिर कहीं आपके पास नोट्स हो या अखबार में कभी भी कुछ आए, एडिटोरियल आए, संपादकीय आए, तो आप उसे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आएगा। ठीक है। अब लास्ट में एक छोटा सा आइटम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। एक कंट्रीज का ग्रुप है, जैसे कई देश मिलकर आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि एक दूसरे का सहयोग करें और अपना डेवलपमेंट करें, अपना विकास करें। तो ऐसा ही एक ग्रुप है जिसका नाम है ब्रिक्स। ठीक है। इस ब्रिक्स को अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, B स्टैंड्स फॉर ब्राजील, B का मतलब है ब्राजील, R का मतलब है रशिया, I है इंडिया, C है चाइना और S है साउथ अफ्रीका। शुरुआत में ये सिर्फ ब्रिक ही था, साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका किस साल में ब्रिक्स समूह का मेंबर बना था? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि साउथ अफ्रीका किस ईयर में ब्रिक्स का मेंबर बना था। शायद 2010 में था, लेकिन आप इसे कंफर्म कर दीजिए कि 2010 में था, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा कि ये कब बना था। 2010 में शायद ये बना था, तो तब उससे पहले ये ब्रिक था और 2010 के बाद से ये ब्रिक्स हो गया। ठीक है, लेकिन एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। तो ब्रिक्स देशों के समूह में आपस में मीटिंग करी है और इन्होंने ये कहा है कि हमें ये देखना है कि अभी जो कोरोना वायरस फैला है उसको लेकर के हम कितना एफर्ट डाल पाए हैं, और दुनिया को कहीं हमारी अगर ज़रूरत है या हम कहीं सबके साथ मिल करके कोई ऐसी चीज़ ला सकते हैं सामने जिससे बाकी दुनिया को भी हेल्प मिले या हमें भी हेल्प मिले, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए। तो इनकी मीटिंग हुई आपस में। इनमें सबसे बुरी हालत अभी कोरोना वायरस से पता है किसकी है? ब्राज़ील की। ब्राज़ील ने कोई लॉकडाउन ज़्यादा किया नहीं और वहाँ पे केसेस बढ़ते चले गए। तो ब्राज़ील, इन चारों पांचों देशों में ब्राज़ील, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनमें ब्राज़ील की हालत ख़राब है। अब ये देश क्या कर रहे हैं कि क्या हमें किसी दूसरे ग्रुप के साथ मिलके या कुछ ऐसा करके जिससे कि हमें उनकी हेल्प मिल सके, उनकी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें, या हम उनको कोई हेल्प कर सकें, इस तरह का कुछ कर सकते हैं क्या? तो इसको लेकर के मीटिंग हुई थी। तो ब्रिक्स का अपना एक बैंक है। ठीक है, जैसे ये 5 देश हैं, इन पांचों देशों ने मिलकर एक बैंक बनाया, उस बैंक में पैसे डालते रहते हैं। अब जिस देश को जरूरत होगी किसी गंदे समय में, किसी गाढ़े समय में, तो वहां से ये पैसे लोन की तरह ले सकते हैं। वो सभी लोगों का पैसा है वहां पे, पांचों देशों का। ठीक है। तो वो जो बैंक है, ये ब्रिक्स का जो बैंक है, उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। और NDB का मुख्यालय आप याद रखिएगा शांघाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और जो मेंस एग्जाम होगा अगर, तो मेंस एग्जाम में ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है रिटन एग्जाम में, कि न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर जो ब्रिक्स जैसी संस्थाएं हैं उनका कोविड जैसी महामारी के समय या किसी भी संकट के समय क्या योगदान हो सकता है, उन्हें किस तरह के सुधार करने की जरूरत है, या क्या उन्हें अपना दायरा और बढ़ाना चाहिए, इस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, और इसे शेयर कीजिए। और कल मैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ फिर आऊँगा, और ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।